नमस्कार, मैं हूं अभय श्रीवास्तव और आप मौजूद हैं न्यूज और व्यूज के ऑथेंटिक अड्डे पर जिसका नाम है टॉकिंग स्टोरी। और आज मेरा मुद्दा बड़ा ही दिलचस्प है। मुद्दा यह है कि मोदी को जनगणना करानी चाहिए या जनगणना प्लस करानी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जनगणना प्लस क्या है। मैं आगे बात करूंगा कि जनगणना प्लस मैं किसे कह रहा हूं। तो शुरुआत करूं उसके पहले मैं आपको एक खबर दे दूं जो शायद आपको कहीं और न मिले। आप सभी जानते हैं कि 2011 की जनगणना के बाद 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन 2021 में कोविड की वजह से जनगणना नहीं हो सकी और इसके बाद ये बात टलती गई। ये हुआ 2022 में होगा, 23 में होगा, यहाँ तक कि 2024 में भी जनगणना शुरू होने की बात हुई थी, लेकिन जनगणना नहीं हो सकी। और अब लेकिन एक बहुत ही पक्की खबर आ रही है। खबर ये आ रही है कि 2025 से जनगणना होगी। 2025 से ये जनगणना एक साल करीब करीब इसमें लगना चाहिए, 2025 से लेकर के 2026 तक होगी। और जो सरकारी सूत्र हैं वो जो हमको ये जानकारी दे रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि सरकार इस तरह 2025 में जनगणना करा करके जो साइकिल हमारे यहाँ 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001 और 2011 थी, अब इसके बाद ये साइकिल 2025, 2035 यानी साइकिल हमारी बदल जाएगी और इस तरह से 2025 के बाद 2035, 2045 इस तरह की जनगणना का कराने का विचार है। और जब जनगणना हो जाएगी तो इसके बाद लोकसभा की सीटों का परिसीमन होगा। परिसीमन का मतलब लोकसभा की जो सीटें हैं उनको जनसंख्या के आधार पर रीडिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी और फिर किसी राज्य में लोकसभा की सीटें बढ़ सकती हैं, किसी में घट सकती हैं। और क्या होगा कि कहीं पर लोकसभा का क्षेत्र बदल सकता है। पता लगा आप जिस लोकसभा क्षेत्र में आते हैं आपकी सीट वो थोड़ी बदल जाए। अब जो ये जनगणना होगी उस जनगणना में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है पिछले 2-2.5 साल से, और वो है कि जाति जनगणना कराओ। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव ये सारे नेता कहते हैं जाति की जनगणना कराओ और उनका अपना एक पॉलिटिकल विजन है और वो पॉलिटिकल विजन ये है कि वो जातियों के आधार पर अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं और इसलिए वो जनगणना में जाति जनगणना का कॉलम जुड़वाना चाहते हैं। और वो जाति जनगणना का कॉलम जोड़ा जाएगा 2025 से शुरू हो रही जनगणना में या नहीं जोड़ा जाएगा, इस बारे में कोई स्पष्टता अभी नहीं है, या यूं कहें कि अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। अभी मैं बता दूं कि अभी जो जनगणना होती है उसमें क्या पूछा जाता है, धर्म पूछा जाता है और वर्ग पूछा जाता है। वर्ग पूछे जाने का मतलब आप अनुसूचित जाति से हैं, आप अनुसूचित जनजाति से हैं, पिछड़ा वर्ग से आते हैं, सामान्य वर्ग से आते हैं और आपका धर्म पूछा जाता है। और सरकार अभी जाति को जोड़ने की बात तो नहीं कर रही है, स्पष्टता नहीं दे रही है, लेकिन जो सरकार के सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि अब की बार संप्रदाय जरूर पूछा जा सकता है। अब आप पूछेंगे कि संप्रदाय क्या होता है। देखिए, जिसे बहुत सारे लोग जानते ही होंगे कि संप्रदाय अलग अलग धर्मों में अलग अलग एक सेक्ट बटे हुए हैं, उन्हीं को हम संप्रदाय कहते हैं। और ये हिंदू धर्म में भी है, मुस्लिम धर्म में भी है, अन्य धर्मों में भी है। तो सरकार इस बार जाति जोड़े या न जोड़े, लेकिन वो सेक्ट की गणना कराई जा सकती है। तो ये तो हुई गई जो
जो हमको सरकारी सूत्र से खबर मिली है मैंने उसकी जानकारी दी। लेकिन मैंने शुरुआत इस बात की थी कि क्या नरेंद्र मोदी को जनगणना करानी चाहिए या जनगणना प्लस करानी चाहिए। जाति जनगणना कराएंगे तो ये एक राजनीतिक मुद्दा है, इस पर फैसला जो भी हो, मेरी अभी उस पर कोई टिप्पणी नहीं है। लेकिन जब मैं जनगणना प्लस की बात कर रहा हूं तब मैं सिर्फ जनगणना में जो अभी कॉलम होते हैं धर्म का, वर्ग का, या अगर संप्रदाय जुड़ता है या जाति जुड़ती है, तो उसके अलावा जो 2047 का भारत का विजन है उसको पूरा करने के लिए नरेंद्र मोदी को जनगणना प्लस करानी होगी। और वो जनगणना प्लस क्या है? जनगणना प्लस है बहुत सारी चीजें। सबसे पहली चीज है स्किल सेंसस। चंद्रबाबू नायडू ने स्किल सेंसस की बात की थी। स्किल सेंसस क्या है? देखिए, हमारे देश में जाति के आधार पर भी और कुछ क्षेत्र के आधार पर भी कुछ लोग विशेष तरह के जॉब में सक्रिय हैं, इन्वॉल्व हैं। और चंद्रबाबू नायडू कहते हैं कि स्किल सेंसस कराइए, जिससे हमारी जो वर्क फोर्स है उस वर्क फोर्स को किस तरीके से ट्रेनिंग की ज़रूरत है, किस तरीके से उनको फाइनेंशियल मदद की ज़रूरत है, किस तरीके से उनको समय के साथ अपग्रेड करने की ज़रूरत है, किस तरह से उनको प्रिजर्व करने की ज़रूरत है, इन सारी बातों को का पता लगाया जा सकता है। तो स्किल सेंसस इस जनगणना प्लस का पहला पॉइंट है। अब इसके बाद जो जनगणना प्लस में दूसरा पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है और वो है क्षेत्रवार जो माइग्रेशन होता है। नौकरी के सिलसिले में ज्यादातर होता है, कई बार अन्य वजहें भी हो सकती हैं। तो उसका सेंसस, वो सेंसस मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देखिए, आमतौर पर बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो किसी अन्य राज्य में, किसी अन्य शहर में आकर के अपनी रोजी रोटी, अपना सामाजिक दायित्व, अपने बच्चों का पालन पोषण, उनकी शिक्षा इत्यादि सब करते हैं। लेकिन जब भी खास मौका होता है, जब भी कोई त्योहार आता है, वो सारे लोग वापस अपने मूल क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं, अपने नेटिव प्लेस की ओर चले जाते हैं। और ये साल भर में एक तरह का माइग्रेशन होता है। और ये जब मैं क्षेत्रवार सेंसस की बात कर रहा हूं तो ये इतना आवश्यक है, इससे अगर क्षेत्रवार सेंसस का सही आंकड़ा, सही तस्वीर सरकार के पास होगी तो वो एक मैपिंग कर सकेगी कि किस क्षेत्र में विकास की कमी है, किस क्षेत्र को किस तरह के संसाधन देने हैं और किस क्षेत्र में कैसी सुविधाएं प्रदान करनी है। और अभी एक दुखद घटना हुई है दीपावली के पहले, मुंबई से पूरब की ओर, जिसमें ज़्यादातर बिहार के लोग थे, उन लोगों को त्योहार के समय वापस अपने घरों की ओर जाना था और एक दुखद घटना हुई, स्टैम्पीड हुआ और कुछ मजदूरों की मृत्यु हो गई। मुंबई के बांद्रा टर्मिनस पर जो भगदड़ हुई थी उसमें जनरल बोगी में डिब्बे में घुसने के लिए भीड़ जो है बेकाबू हो गई और इसी वजह से ये हादसा हुआ है। और मैं बता दूं कि ये पहली बार ऐसा हादसा नहीं हुआ है। पहले भी ऐसे त्योहारों के मौके पर, दीपावली, होली या कुछ और त्योहार हैं, छठ, इन मौकों पर एक बड़ी आबादी अपने वर्किंग प्लेस से अपने नेटिव प्लेस की ओर जाने के लिए जो उद्यत हुई, उसके लिए संसाधन कम पड़ गए और संसाधन कम पड़ गए इसकी वजह से जैसा हादसा रविवार को मुंबई के बांद्रा टर्मिनस पे हुआ, ऐसा हादसा
पहले भी हुआ, और खासकर मुंबई में ही मुझे याद आ रहा है कि पहले भी ऐसा हादसा हुआ था। तो मुंबई चूंकि आर्थिक राजधानी है भारत की, तो वहां पर बहुत बड़े पैमाने पर माइग्रेशन होता है पूरे देश से, और इस वजह से वो जब त्योहारों के मौके पर वो लोग घर जा रहे थे तो ये हादसा हुआ। तो जो मैं सेंसस की बात कर रहा था, सेंसस की बात में जो ये क्षेत्रवार माइग्रेशन का सेंसस है, इसको कराने की आवश्यकता है। अलग अलग तरीके से कई बार इसको मैपिंग करने की कोशिश हुई है, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसको सेंसस का पार्ट बनाना एक बहुत ही नूरिशिंग आइडिया हो सकता है, और एक सरकारों को, राज्य सरकारों को, केंद्र सरकारों को, कुछ एजेंसियों को और इस दिशा में काम करने वाले संगठनों को ऐसे आंकड़े से बहुत मदद मिल सकती है। अब जो सेंसस प्लस है, जनगणना प्लस है, इसमें एक और बड़ा ही महत्वपूर्ण डायमेंशन है, वो डायमेंशन है डेमोग्राफी चेंज का। डेमोग्राफी चेंज भारत की एक बढ़ती हुई समस्या है, एक जिसे कहते हैं कि एक बॉम्ब पर बैठे हुए हैं कुछ क्षेत्र, वहां की आबादी का कैरेक्टर ही चेंज हो गया है, और आबादी का ये नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में बहुत हुआ है, और आजकल एक पॉलिटिकल मुद्दा बना हुआ है झारखंड में डेमोग्राफी चेंज का, और खासकर उत्तराखंड और हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों में डेमोग्राफी चेंज का। और ये डेमोग्राफी चेंज न सिर्फ राजनीतिक मुद्दा है बल्कि सामाजिक मुद्दा है, और बहुत ही गंभीर मुद्दा है। झारखंड के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक बयान दिया है, और उन्होंने कुछ आंकड़े सामने रखे हैं। उन्होंने कहा है कि 1951 में झारखंड में मुसलमानों की आबादी 9% थी, आज 24% है। और निशिकांत दुबे कहते हैं कि पूरे देश में मुसलमानों की आबादी 4% बढ़ी है, लेकिन संथाल परगना में, झारखंड के संथाल परगना में 15% बढ़ी है, और ये 11% बांग्लादेशी घुसपैठी हैं। झारखंड की सरकार इसे स्वीकार नहीं कर रही है, ऐसा आरोप निशिकांत दुबे लगा रहे हैं, और कह रहे हैं कि ये वोट बैंक की राजनीति के कारण न कांग्रेस को और न जेएमएम को आदिवासियों की चिंता है, जो वहां के लोकल आदिवासी हैं उनकी चिंता है। तो ठीक है, उनका अपना कुछ राजनीतिक स्वार्थ हो सकता है, लेकिन ये मुद्दा छोटा नहीं है। ये जो डेमोग्राफी चेंज है, ये भारत के पूरे मूल स्वरूप को बदल सकता है। आप याद कीजिए, भारत का डेमोग्राफी चेंज कुछ क्षेत्रों में हुआ, आज वो हिस्से भारत से कट चुके हैं। आप अखंड भारत की परिकल्पना को देखिए, उस अखंड भारत में आज का अफगानिस्तान भी था, उस अखंड भारत में पाकिस्तान तो था ही। आज ये हिस्से हमसे कट चुके हैं। कश्मीर में भी पूरी तरह डेमोग्राफी चेंज है। पता है आपको, 13वीं शताब्दी तक कश्मीर हिंदू बहुल क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन वहां आज क्या स्थिति है? वहां आज पूरी तरीके से डेमोग्राफी बदल चुकी है, और ये डेमोग्राफी बदलना संस्कृति के नष्ट होने की पहली शुरुआत है। डेमोग्राफी बदलती है तो फिर संस्कृति बदलती है, संस्कृति बदलती है तो आपका इतिहास बदलता है, आपके मूल्य बदलते हैं, आपके गौरव बदल जाते हैं, और इस तरह से आपका जो वर्तमान है उस वर्तमान को नुकसान पहुंचता है। इसलिए जब मैं सेंसस प्लस की बात कर रहा हूं, जनगणना प्लस की बात कर रहा हूं, तो उसमें मैं डेमोग्राफी चेंज को भी फैक्टर इन करने की वकालत कर रहा हूं। जनगणना में डेमोग्राफी चेंज कैसे हुई है उसको भी शामिल किया जाना चाहिए, और पूछा जाना चाहिए कि भाई जो व्यक्ति है आज वो यहां है, उसका इतिहास क्या है। और इस तरह से मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनको आप अगर उनका कोई डूबियस इतिहास है तो आप उनको डिटेंशन कैंप में भेज देंगे, लेकिन
एक एक जिसे कहते हैं इफेक्टिव मेजर जरूर लिया जा सकता है इस डेमोग्राफी चेंज की एक बड़ी परिघटना को एक परेशानी में बदलने से रोकने के लिए। एक बड़ी परिघटना है होगी डेमोग्राफी चेंज। और डेमोग्राफी चेंज मैंने आपको बताया है कि ये आपके इतिहास को, आपके भूगोल को सब बदल देता है। तो इसलिए सेंसस प्लस में, जनगणना प्लस में आपको, सरकार को, नरेंद्र मोदी को ये जो डेमोग्राफी चेंज वाली चीज है इसको भी देखना चाहिए और समझना चाहिए। और डेमोग्राफी प्लस में एक और चीज जिसको मैं कह रहा हूं वो है सोशियो इकोनॉमिक डेटा। सोशियो इकोनॉमिक डेटा, देखिए आजकल जमाना बदल रहा है, सारी बातें एक नए परिदृश्य की ओर जा रही हैं। इंटरकास्ट मैरिजेस बढ़ रहे हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर इंटरकास्ट मैरिज बिना किसी दबाव के हो रहा है, इंटरकास्ट मैरिज या इंटर रिलीजन मैरिज भी अगर हो रहा है, अगर उसमें प्रेम का फैक्टर है, अगर उसमें किसी प्रकार का कोई लालच, किसी प्रकार का कोई सस्टेन्ड कैंपेन, कोई फाइनेंशियल मदद, इस तरह की चीज़ें नहीं इन्वॉल्व है तो दो लोगों का व्यक्तिगत मसला है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब ये हमने द केरला स्टोरी फिल्म देखी है और उस केरला स्टोरी को भले उस पर चाहे जितना भी विवाद हुआ, लेकिन वो पिक्चर फैक्चुअल बेसिस पर थी और किस तरीके से लव जिहाद को केरल की सच्चाई बनाया गया, ये फैक्ट है, डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है। तो इंटरकास्ट मैरिज, लव जिहाद और इस तरह का जो एक नया दृष्टिकोण हमारे समाज में पनपा है, जिस तरह की चीज़ें हमारे समाज को प्रभावित कर रही हैं, इसको स्टडी करना बहुत आवश्यक है। और ये स्टडी करना मतलब एकेडमिकली भी ज़रूरी है, पॉलिटिकली भी ज़रूरत है और सोशियोलॉजिकली भी इसकी बहुत ज़रूरत है। अगर सरकार के पास सही आंकड़े होंगे तो वो सही योजनाएं लागू कर सकेगी, सही नीतियां बना सकेगी, सही दिशा दे सकेगी इस पूरे मसले को। और जिसको आप किसी राजनीतिक चश्मे से मत देखिए। इसमें इंटरकास्ट मैरिज, लव जिहाद और इस तरह के जो पूरे मामले हैं, इनको सूचीबद्ध किया जाएगा, आंकड़ों के जरिए इनको समझने की कोशिश की जाएगी, तो निश्चित तौर पर भारत के समाज को और बेहतर समझने की कोशिश की जा सकेगी। भारत के समाज में हो रहे बदलावों को समझा जा सकेगा और भारत का समाज किस तरह से लोकल और ग्लोबल प्रेशर्स या इंस्पिरेशन से अपने आप को बदल रहा है या अपने आप को परिवर्तित कर रहा है या अपने इन्फ्लुएंस से जो अन्य जो कारक हैं उनको प्रभावित कर रहा है। ये सारी चीजें एक बहुत ही आवश्यक चीजें हैं। तो इनकी गणना, इनका आंकड़ा, इनका अध्ययन बहुत ही आवश्यक है। और जब मैं इन सारी बातों की बात कर रहा हूं तो मैं एआई का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में जब हमारे पास इस तरह के आंकड़े होंगे तो हमको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हमको हमारे समाज को और ज्यादा प्रोग्रेसिव बनाने की पहल की जा सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वरदान है, अभिशाप भी है कुछ मामलों में अगर आप उसका सही इस्तेमाल ना करें, लेकिन ये वरदान है। और अगर ये आंकड़े हमारे पास होंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए इन आंकड़ों को बहुत ही बेहतर तरीके से आप इनका समन्वय कर सकते हैं। आप इन आंकड़ों को मानव जाति के कल्याण के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने जनगणना प्लस की बात की और जनगणना प्लस में सिर्फ जनगणना जिसमें कुछ एंगल, संप्रदाय या जाति जुड़ जाए तो जुड़ जाए,
लेकिन उसके साथ साथ स्किल सेंसस, क्षेत्रवार माइग्रेशन का सेंसस, डेमोग्राफी चेंज का सेंसस और सोशियो इकोनॉमिक डेटा का सेंसस, इंटरकास्ट मैरिज, लव जिहाद और इस तरह के जो क्या कहते हैं इंटरेक्शंस हैं समाज में, उनको मैप करने की आवश्यकता है। ये मैपिंग भारत के समाज को, भारत की सरकार को, भारत के विधि व्यवस्था को, भारत की नीति नियंताओं को एक सशक्त औजार देगी, जिससे वो भारत के समाज को और बेहतर कर सकेंगे। 2047 का भारत का विजन है और इस 2047 के भारत के विजन को साकार करने के लिए आंकड़े आवश्यक हैं। आंकड़ों की दुनिया है और आंकड़ों को जिसने सही तरीके से मैप कर लिया वो किंग है, राजा है, ग्लोबल किंग है, सशक्त है, पावरफुल है। तो फिर नरेंद्र मोदी जी, अगर आप तक मेरी बात पहुंचे तो आप इन बातों पर गौर कीजिएगा। और राहुल गांधी जी, आप जाति जनगणना कह रहे हैं, अभी मेरा इस पर कोई कमेंट नहीं है, लेकिन जो मैंने बातें जनगणना प्लस में कही है, अगर आप तक मेरी बात पहुंचे तो आप भी इन बातों पर जरा गौर से देखिए और इनको राजनीतिक कन्वर्सेशन में लेकर के आइए। आपको मेरी ये एनालिसिस कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और मैं आपको ऐसे ही भारत से जुड़ी हुई, भारत की राजनीति से जुड़ी हुई एनालिसिस देता रहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।